नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। नीति के समग्र कार्यान्वयन पर दिया जोर। कहा, बच्चों की पढ़ाई को रुचिकर बनाने का किया है प्रयास। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने बुनकरों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को किया लॉन्च। वहीं अब उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पाद अमेजन पर होंगे उपलब्ध। हरिद्वार में 61 होटलों को प्रशासन ने बनाया कोविड केयर सेंटर। देहरादून की यूनिवर्सिटी ऑफ एनर्जी स्टडीज को मिली सफलता। यूज पीपीई किट से बनेगा बायो ऑयल। और मुख्यमंत्री ने देहरादून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। आयोग को भर्ती प्रक्रियाओं में और तेजी लाने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव रखेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के ज्ञानार्जन पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि शिक्षक ही प्रबुद्ध छात्र तैयार करते हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रश्नों और संदेहों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को अपना पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा होगी और उच्च शिक्षा पर कोई बंधन नहीं होगा। अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय हथकरघा समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की। साथ ही माय हैंडलूम नाम के वेब पोर्टल की भी शुरुआत की। इस वेब पोर्टल पर कपड़ा मंत्रालय से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी बुनकरों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि वह बुनकरों के साथ डिजिटल संपर्क भी स्थापित करे। वहीं देहरादून में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ई पोर्टल अमेजन के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री किए जाने का शुभारंभ किया। ई पोर्टल अमेजन के माध्यम से उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के अंतर्गत हिमाद्री ब्रांड से अभी लगभग राज्य के प्रमुख 150 उत्पाद ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। सचिवालय में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उद्योगों से संबंधित समस्याओं का समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए उद्योगों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार का दायित्व है कि कोई भी औद्योगिक इकाई बंद न हो। आत्मनिर्भर भारत में उद्योग जगत प्रमुख योगी है। उन्हें यथासंभव सहायता देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सीमांत जनपद चमोली के तिब्बत सीमा से सटे ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय हस्तशिल्प है। प्रमुख रूप से भोटिया जनजाति के लोग परंपरागत हस्तशिल्प परिधानों की सिलाई और बुनाई करते हैं। यहाँ कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो महिला बुनकरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प का कारोबार कर रहे हैं। इनमें एक स्वयंसेवी संस्था है विदिशा प्रशिक्षण एवं कल्याण समिति चमोली, जो 17 वर्षों से हस्तशिल्प के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार दे रही है। इनके द्वारा कालीन, शॉल, पंखी, आसन, मफलर
मफलर, टोपी, कुशन, दोखा जैसे आकर्षक हस्तशिल्प ऊनी साजो सामान बनाए जाते हैं। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को दिल्ली मेले की हाट बाजार और ग्रेटर नोएडा में लगने वाले एशिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प हथकरघा मेले प्रदर्शन के साथ ही विक्रय किया जाता है। संस्था से जुड़ी मास्टर ट्रेनर कांति देवी बताती हैं कि वे 32 वर्षों से हस्तशिल्प कारोबार से जुड़ी हुई हैं। वह जगह जगह जाकर महिलाओं को इसका प्रशिक्षण भी देती हैं। मैं यहाँ पर 32 सालों से बुनाई का काम करती हूँ, शॉल पंखी बनाती हूँ और मैं विदिशा परीक्षण में कभी ट्रेनिंग में भी देते हैं, हम लोगों को बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और मैं तो इधर उधर अल्मोड़ा में भी अभी ट्रेनर मास्टर रही हूँ। कई शॉल पंखी बनाते हैं, ट्वीट बनाते हैं और मफलर बनाते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर मेलों में भी ले जाते हैं। शॉल पंखी सारे हमारा इसी के पीछे जो है हमारा वो चलता है, मतलब हमारा घर चलता है। और बाकी वहीं एक अन्य मास्टर ट्रेनर मंजू देवी ने बताया कि उन्होंने बुनाई का काम बचपन से सीख लिया था और इसका प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने बताया कि इस काम के जरिए उनकी आर्थिकी मजबूत हुई है। बुनाई का काम मैंने बचपन से ही सीख लिया था। इसका 6 महीने की ट्रेनिंग भी करी और फिर उसके बाद जब काफ़ी ट्रेन हो गई उसके बाद वॉल हैंग, ट्वीट सभी कपड़े बुनना शुरू कर दिए और मास्टर ट्रेनर के रूप में काशी बागेश्वर भी गई हूँ और आजकल फिलहाल यहीं चमोली में ही हूँ और यहाँ कार्य करती हूँ। शॉल पंखी ट्वीट सब बनाती हूँ और इसी में अपना घर परिवार चलाती हूँ। संस्था के माध्यम से आसपास के क्षेत्र की महिलाओं को अपने घर के ही पास कार्य मिल जाता है। कार्य के अनुसार एक महिला को प्रतिदिन 400 से 500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रयोग में लाई जा रही पीपीई किट प्लास्टिक से निर्मित होती है, इसलिए इसका प्रयोग करने के बाद पीपीई किट का निस्तारण करना भी एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज पीपीई किट का प्रयोग होने के बाद इसका निस्तारण ही नहीं कर रहा है, बल्कि इससे बायोफ्यूल के निर्माण की भी तैयारी कर रहा है। संस्थान के केमिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर भावना ने बताया कि इसके लिए एक खास तकनीक पर कार्य किया जाता है। में हमने पीपी किट जो हैं यूज्ड पीपी किट इनको कन्वर्ट करा है। कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस दिया है और ये पीपी किट जो डिस्पोज्ड हो जाती है एनवायरनमेंट में, डिस्पोज्ड होने के बाद इसको बहुत समय लगता है ख़त्म होने में, डिकम्पोज होने में। तो जिस हिसाब से पीपी किट अभी यूज़ हो रही है, तो बीइंग अ साइंटिस्ट एंड पॉलीमरिस्ट हम लोग थोड़ा परेशान थे कि अगर ये पीपी किट एक्यूमुलेट होती रहेंगी अर्थ पे, तो हमारे जो इतना भी फ्लोरा है, फौना है, इट विल बी ग्रेटली अफेक्टेड। हमने सोचा कि ये जो पीपी किट है इसको हम कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। उस वैल्यू एडिशन के लिए हमने पढ़ा और सजेस्ट किया है कि ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर होता है 3rd जनरेशन पेट्रोकेमिकल, और ये 3rd जनरेशन पेट्रोकेमिकल को हम डिग्रेड कर सकते हैं बाय वेरियस केमिकल रिएक्शन। सो बीइंग अ केमिस्ट हमने सजेस्ट किया है कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है उसके द्वारा ट्रीट करके हम इसको बायो ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सपना ने बताया कि पीपीई किट से बायो ऑयल बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। इस ओर हमारा शोध कार्य पूरा हो गया है और अब जल्द ही रिएक्टर की तैयारी पूरी की जाएगी। हमारे अध्ययन के तहत हमने ये एक अप्रोच रखी है कि हम इन पीपीई किट को पेट्रोल या डीजल जैसे बायो ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पीपीई किट को यदि हम बायो ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि प्लास्टिक का वैसे ही बहुत मदर अर्थ पे बर्डन बढ़ रहा है, तो हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल भी निकल के आएगा जो कि डीजल या पेट्रोल जैसे उत्पादकों के साथ हमारे लिए कारगर होगा, हमें काम आ सकता है। लोगों में एक जागरूकता आएगी कि इस तरह से प्लास्टिक को पेट्रोल या डीजल जैसे उत्पादों में कन्वर्ट किया जा सकता है। हरिद्वार जिले में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अब होटलों का भी अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। इन होटलों को कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। हरिद्वार के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HD शाक्य ने बताया कि हरिद्वार में करीब 61 से अधिक होटलों को कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें 28 होटलों में मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। वैसे तो 61 होटल हमने चिन्हित कर लिए हैं
लेकिन अभी हमारे पास जो है लगभग 28 होटल ऐसे हैं जिसमें हमने मरीज़ रखे हुए हैं। मरीज़ की देखभाल के लिए हमारा डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ तो रहता ही है, उसके साथ हमने पीआरडी से उसको केयर टेकर के हिसाब से लिया है। सुरक्षा के लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसकी कर रहा है। अधिग्रहित किए गए होटलों में कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे डॉक्टर ललित गुप्ता ने बताया कि यहां पर 24 घंटे मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। अगर किसी मरीज की तबीयत खराब होती है तो उन्हें मेला अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे जैसे अगर जीडी में या मेला में जहाँ कहीं भी या किसी अदर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है, जहाँ कहीं भी उनकी जांच होती है, उसमें अगर वो पेशेंट जो है अगर पॉजिटिव अगर मिलता है तो पॉजिटिव में अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो उनको जितने कोविड केयर सेंटर जो बना रखे हैं ना तो वहाँ भेज रहे हैं, और जो सिम्टोमेटिक है उनको हॉस्पिटल में। तो यहाँ एसिम्टोमेटिक पेशेंट आएगा, उनको जो अपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन में जितनी मेडिसिन देने का है उस हिसाब से उनको दे रहे हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 369 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में 3056 एक्टिव केस हो गए हैं। कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सर्वाधिक 109 मामले हरिद्वार जिले के हैं। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला से मानसरोवर यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने लिपुलेख दर्रा तक सड़क तैयार कर ली है। इससे अब कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो जाएगी। सामरिक लिहाज से भी इस सड़क को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि घटिया बगड़ से लिपुलेख दर्रा तक 80 किलोमीटर सड़क का बीआरओ द्वारा चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। चीन सीमा तक सड़क बन जाने से सुरक्षा बलों के साथ ही सीमांत क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख से चीन और नेपाल की सीमा लगती है। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे छोटा और सुलभ माने जाने वाला मार्ग लिपुलेख दर्रा है। अब सड़क बनने के बाद लिपुलेख दर्रे तक गाड़ी से जाने के बाद चीन की ओर मात्र 5 किलोमीटर ही पैदल चलना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के भवन बनने से कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड-19 के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में थोड़ा विलंब हो रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोविड की स्थिति सामान्य होने पर भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी जब से हमारी सरकार आई है 2017 से अभी तक लगभग 6000 लोगों का चयन यहाँ पर हुआ है, जिनमें से 4000 ने ज्वाइन कर लिया है और 2000 अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में। इसी तरह से 2500 अभी प्रक्रिया चल रही है। 2500 और लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। वो भी भर्ती कोशिश रहेगी। आयोग से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वो करें। यद्यपि प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि भर्ती प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की है। राज्य सरकार द्वारा आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने की भी अनुमति दी गई है। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा के समीप गीता कुटीर आश्रम में कल देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आग से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार कल रात गीता कुटीर आश्रम में आग लगने से आश्रम को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने इसे बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन कुछ देर बाद तेज बारिश के चलते आग पर काबू पाया जा सका। प्रशासन की टीम आग से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। नीति के समग्र कार्यान्वयन पर दिया जोर। कहा, बच्चों की पढ़ाई को रुचिकर बनाने का किया है प्रयास। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने बुनकरों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को किया लॉन्च। वहीं अब उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पाद अमेजन पर होंगे उपलब्ध।
हरिद्वार में 61 होटलों को प्रशासन ने बनाया कोविड केयर सेंटर। देहरादून की यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज को मिली सफलता। यूज्ड पीपीई किट से बनेगा बायो ऑयल। और मुख्यमंत्री ने देहरादून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। आयोग को भर्ती प्रक्रियाओं में सीधे तौर पर तेजी लाने के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।